Good evening to all of you. Now we are going to discuss our next topic, that's the menstrual cycle. Menstrual cycle क्या है, इसकी कौन कौन से स्टेजेज हैं, क्या फेजेज में क्या चेंजेस होते हैं, उनको हमें देखना है। हमको ये मालूम है कि केस ऑफ प्राइमेट्स में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस पाई जाती है। प्राइमेट्स में एप्स हैं, मंकीज हैं और ह्यूमन बीइंग, ये तीन प्रोमिनेंट ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मैमल्स के, जहां की मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फीमेल बॉडी में वो सारे चेंजेस फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि वो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कर सकते और बेबी का डेवलपमेंट हो सके उसकी बॉडी में, यूटेरस में। तो इन इवेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली, एक एक पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जहां की फीमेल बॉडी के दो मेजर पार्ट्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स, गोनैड, ओवरी, वहां सारे चेंजेस होंगे, वहां से हार्मोनल डिस्चार्ज होते हैं। उसके साथ ही साथ उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी का हार्मोन, वहां से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्चार्ज होंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिस्चार्ज होंगे। और इन दोनों का कनेक्शन जो है हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिस्चार्ज होता है जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH को कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरी को। तो ओवरी से दो मेजर हार्मोन डिस्चार्ज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसी में एक बात अभी तुरंत नोट कर लिया जाए, ये क्वेश्चन रहा है PMT का कि एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किस हार्मोन का लेवल सबसे कम रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इन कंपेरिजन, यहां 4 मेजर हार्मोन्स हैं, तो उन सब में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे कम होता है जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नीट में आते रहे हैं और अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो केयरफुली हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सबसे कम रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल है तो साइक्लिक प्रोसेस इन विच देयर इज ए रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड सेल्स ऑफ इंडोमेट्रियम फ्रॉम द वेजाइना ऑफ ए फीमेल। क्या होता है कि फीमेल वेजाइना से रेगुलरली डिस्चार्ज होगा आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, एक निश्चित समय अंतराल पर फीमेल बॉडी से, वेजाइना से डिस्चार्जेज होंगे। क्या क्या डिस्चार्ज होगा? ब्लड, म्यूकस, इंडोमेट्रियम सेल्स हैं, ये डिस्चार्ज होती हैं शुरुआत जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। एंड इन द मिड ऑफ साइकिल, जब मिड पोजीशन आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वहां पर ओव्यूलेशन होगा, ओवम रिलीज होते हैं ओवरी से, और उसके बाद प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। इस डायग्राम में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये
डे से और लास्ट डे पर एंड होगी, फिर दूसरी साइकिल होगी। और अप्रोक्सीमेट टाइम जो एनसीईआरटी कहता है 28 to 29 डेज का है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल बॉडी। एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कब से होगी फीमेल में? एट द टाइम ऑफ द मेनार्की। मेनार्की प्यूबर्टी की बिगनिंग है, प्यूबर्टी हुई तो प्यूबर्टी का मेजर सिग्निफिकेंस फीमेल में क्या होता है? वो होता है प्रोसेस ऑफ द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत के साथ फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू हो जाती है। ओके, तो इसके इवेंट्स को देखते हैं। प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 मेजर इवेंट्स हैं। पहला क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन लेवल का मैनेजमेंट होना। दूसरा ओवेरियन इवेंट्स। तीसरे स्टेज पर आएगा ओवेरियन हार्मोन लेवल। और फोर्थ पॉइंट क्या है? यूटेराइन इवेंट्स। इन 4 पॉइंट्स पर काम होता है। एंटायर फेज, एंटायर प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 28-29 डेज का प्रोसेस मान रहे हैं। एंटायर प्रोसेस भी फर्दर 4 स्टेजेस में ही डिवाइड होगा। 4 इवेंट्स हो रहे हैं, ये ध्यान देंगे। अगर इसको को रिलेट करके हम चलेंगे तो हमको लर्न करने में आसानी होगी। देयर आर द 4 इवेंट्स। इवेंट्स कौन कौन से होंगे? हार्मोनल डिस्चार्ज फ्रॉम द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के हार्मोन्स का डिस्चार्ज होगा। दूसरा ओवेरियन इवेंट्स में, ओवरीज में चेंजेस होंगे। तीसरा है ओवेरियन हार्मोन के लेवल में बदलाव होगा। और चौथा इवेंट है यूटेरस में चेंजेस होंगे, यूटेराइन वॉल में चेंजेस होंगे। इसी तरह इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंटायर प्रोसीजर, एंटायर साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। पहला जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज क्या होता है कि वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। इस फेज में जो इंडोमेट्रियम डिजेनरेट हुआ है फीमेल बॉडीज का, फीमेल यूटेरस का, जब तो उस इंडोमेट्रियम की सेल्स और उनमें ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड और म्यूकस डिस्चार्ज होना शुरू होते हैं फीमेल वजाइना से। ये प्रोसीजर लगभग 3 से 5 दिन चलता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है किस रेफरेंस में? तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इस ड्यूरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि सैनिटेशन होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल सैनिटेशन के बारे में हम इस के बाद में डिस्कस करते हैं अभी। तो मेंस्ट्रुअल फेज, द फर्स्ट फेज, जहां पर की शुरुआत कहां से होगी? तो बाय द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होगी तो वो सिर्फ ब्लड नहीं है, ब्लड के साथ म्यूकस है, म्यूकस के साथ साथ फीमेल बॉडी के इंडोमेट्रियम के, यूटेरस के इनर लेयर इंडोमेट्रियम के सेल्स डिस्चार्ज होंगे और ये डिस्चार्ज हुआ 3 to 5 डेज का। ठीक, अब इस डिस्चार्ज के बाद दूसरा जो फेज शुरू होगा दैट इज द फेज ऑफ द प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन फेज में यूटेराइस का इंडोमेट्रियम, अब धीरे धीरे हम यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जहां तक ये मेंस्ट्रुअल फेज था, मेंस्ट्रुअल फेज में इंडोमेट्रियम रप्चर होगा, ये डिक्लाइन हो रहा है, लाइन नीचे जा रही है। जूम कर देते तो अच्छा होता, आप थोड़ा सा, हेलो, जूम कर दीजिए इसको।
तो इस मेंस्ट्रुअल फेज में इंडोमेट्रियम रिड्यूस हुआ, नीचे की तरफ जा रहा है, और जब ही ये फॉलिकुलर फेज में आया, ये प्रोलिफेरेशन होना शुरू हुआ और ये इंडोमेट्रियम की वॉल, यूटेराइन वॉल प्रोलिफेरेट होनी शुरू हुई। दैट इज द प्रिपरेशन टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम। यहां तैयारियां शुरू हो गई, यहां यूटेरस में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रोलिफेरेशन कंटिन्यू है। इवन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन ये होगा, उसके बाद भी ये प्रोलिफेरेशन कंटिन्यू होगा। इंडोमेट्रियम वॉल में थिकनिंग होती जाएगी, हाईली ब्लड वैस्कुलर कंडीशन होगा, जिससे कि वहां ब्लड सप्लाई ज्यादा जा सके। और ये कंडीशन अगर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट 22nd डे ऑफ द साइकिल के आसपास जो मैक्सिमम थिकनिंग है वो मेंटेन रह जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फोर्थ फेज शुरू होते ल्यूटियल फेज के मिड में आते आते धीरे धीरे ये इंडोमेट्रियम जो है वो फिर सेडिंग की प्रोसेस शुरू होगी। ल्यूटियल फेज जहां या सिक्रीट की फेज, ये फिर सिक्रीट होना शुरू होगा और ये इंडोमेट्रियम वॉल रिड्यूस हो जाएगी, यूटेराइन वॉल रिड्यूस हो जाएगी। ये चेंज हुए यूटेराइन इवेंट्स। इसके साथ साथ ओवेरियन हार्मोन्स में भी चेंजेज आ रहे हैं। पहले ही हम लोगों ने बात किया कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल सबसे कम होता है कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में। और कॉन्टिन्यूअसली हम देख पा रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ओव्यूलेशन के प्रोसेस के बाद भी कॉन्स्टेंटली लो है। ये पिक कब कर रहा है कि अगर ये कंडीशन प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज कर रहा है अप्रोक्सीमेट 22 डेज के आसपास ही। देखिए यूटेराइन वॉल के चेंजेज और प्रोजेस्टेरॉन लेवल के चेंजेज में कोरिलेशन है। ये लेवल कब बढ़ रहा है? अप्रोक्सीमेट 22 डेज। इसमें एक बात हमको और याद रखनी होगी कि लगभग ओव्यूलेशन हो रहा है 14th स्टेज पर, तो अप्रोक्सीमेट 1 वीक टाइम यहां इंटरवल दिया जा रहा है जहां की मैक्सिमम यूटेराइन वॉल की थिकनिंग हो रही है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ रहा है। और ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज करता है और वो कांस्टेंट रह जाएगा किस कंडीशन में? यदि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हुआ तो। ये ध्यान देंगे हम। और अगर ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज करके कांस्टेंटली बना रह जा रहा है तो उस कंडीशन में ये मैसेज यहां से ओवेरियन सिक्रीशन से, इस हार्मोन से ये मैसेज कन्वे होगा हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो इन्फ्लुएंस करेंगे इस पिट्यूटरी हार्मोन को, और पिट्यूटरी के हार्मोन की लेवल जो हम देख पा रहे हैं यहां, ये लो लेवल मेंटेन रहेगा कॉन्स्टेंटली। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई तो फिर ये आगे बढ़ेगा। तो यहां जो है प्रोजेस्टेरॉन डिस्चार्ज हुआ और जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से आ गया, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हुआ। इसके साथ ही साथ एक और हार्मोन डिस्चार्ज होगा जो कि प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन के लिए जरूरी है, जिसका जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है कॉमनली,
लैब्स में, तो उस लैब टेस्ट में जिस हार्मोन को चेक करते हैं वो है HCG हार्मोन। इसके इन्फ्लुएंस से तो प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस से HCG हार्मोन डिस्चार्ज होंगे। ये ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होंगे। और ये हार्मोन का प्रेजेंट होना प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देता है। ओके, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो रही है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल फिर कम हो जाएंगे। इट्स ओके। दूसरे की बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये भी ओवेरियन हार्मोन है। दूसरा, एस्ट्रोजन की साइकिल या इसके लेवल में अप और डाउन हम अगर कंपेयर करें तो क्या ये LH के साथ साथ नहीं चल रहा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ इसका लेवल इंक्रीज करता है। हाँ, ये जरूर है कि यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बिगिनिंग में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है, तो उस कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कम है, लेकिन फिर जाकर ये बढ़ जा रहा है। और एस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में शुरू से ही ज्यादा है। और जब मिड आता है, मिड कंडीशन आएगी, जहां पर कि एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट या टर्म आता है LH सर्ज। LH सर्ज के साथ साथ FSH का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। FSH के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये कलेक्टिवली तीनों हार्मोन का लेवल कहां इंक्रीज हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि लगभग 12 to 13 डेज, 12वें 13वें दिन इनका लेवल अचानक बढ़ रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल या नाम जो लिया जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लिया जाता है। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल क्या है? अब यहां आते हैं हम ओवेरियन इवेंट्स में। ओवेरियन में ये फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, टर्शियरी फॉलिकल, फाइनली ग्रैफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ग्रैफियन फॉलिकल बन गया। और ग्रैफियन फॉलिकल को रैप्चर होने में इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इम्पैक्ट है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्रैफियन फॉलिकल को प्रोमोट करता है कि यू मस्ट गो टू बी रैप्चर। रैप्चर होगा, और रैप्चर होने के बाद क्या हुआ कि ओवम डिस्चार्ज हो गए, इससे ओवम बाहर निकल आया है। और ओवम बाहर निकलने के बाद जो एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल कोट है ये ग्रैफियन फॉलिकल का, ये कन्वर्ट हो जाता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम भी यहां इन दोनों ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम दैट स्टार्ट टू बी परफॉर्म द रोल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, वो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर का रोल करना शुरू कर देते हैं। और वो कॉन्स्टेंटली इस प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जब ही ये कार्पस ल्यूटियम बने, ओवम डिस्चार्ज हुआ, तभी इस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। तो ये कार्पस ल्यूटियम भी मेजर जो रोल है वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करना होता है। वो एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होते हैं, लेकिन मेजर रोल है
मेंटेन द हाई लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए जरूरी है। ओके, फिर से एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर लें सारे पॉइंट्स को। द एंटायर प्रोसेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने इवेंट्स होंगे? 4 इवेंट्स होंगे। कौन कौन से इवेंट्स? पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में चेंजेस होंगे, एक इवेंट। दूसरा होगा ओवेरियन इवेंट्स स्पेशली इन द फॉलिकल्स चेंजेस। फॉलिकल्स में जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है डेवलप होंगे, मैच्योर हो गए, उसके बाद उनसे ओवम का डिस्चार्ज हो गया। ओवम के डिस्चार्ज होने के बाद कार्पस ल्यूटियम बने। एक बात और ध्यान रखना है कि ये कार्पस ल्यूटियम जो बने, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होगी तो ये एग्जिस्ट करेंगे। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई कंफर्म तो दे स्टार्ट टू डिजेनरेट, ये डिजेनरेट कर जाएंगे। ओके, तीसरा इवेंट ओवेरियन हार्मोन लेवल। ओवेरियन हार्मोन लेवल अप डाउन हो रहे हैं, देख रहे हैं कि सब एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर है, एलएच सर्ज के साथ साथ इसका लेवल ऊपर जा रहा है। ये सपोर्ट करता है इस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। सारी कहानी तो इसी के लिए हो रही है कि ओवम डिस्चार्ज हो जाए, तो इस प्रोसेस के लिए ये सपोर्ट करता है। फिर जब प्रेगनेंसी के लिए, प्रोसेस ऑफ कंसीविंग के लिए इसका नीचे जाना जरूरी है। इसके साथ एलएच के साथ एफएसएच, इन तीनों का लेवल कम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इम्प्लांटेशन के लिए स्पेशली द टर्म हम नोट करेंगे, प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन के लिए किसका लेवल ज्यादा होना चाहिए? तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा चाहिए। वो इम्प्लांटेशन और ओवेरियन वॉल को सपोर्ट करता है कि इजिली, कंफर्टेबली जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आगे एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो सके। ओके, तो थर्ड इवेंट, फोर्थ इवेंट है यूटेराइन इवेंट्स। इन इवेंट्स में हम देख रहे हैं ग्रेजुअली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है तो उस समय भी डिजेनरेट हो रहे हैं, श्रिंक हो गए हैं। मैक्सिमम श्रिंकेज कब हम पाते हैं? कि मैक्सिमम श्रिंकेज यूटेराइन वॉल में पाते हैं एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, पहले फेज में, यानी कि 5वें-7वें दिन। उसके बाद धीरे 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 यूटेराइन वॉल ग्रो करता है, उसमें प्रोलिफरेशन होता है, और उस प्रोलिफरेशन का पीक कब होगा? एट द मिड ऑफ द ल्यूटियल फेज, अप्रॉक्सीमेट 22वें-23वें दिन के आसपास। ये सारी सिचुएशंस कंफर्टेबल फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। ओके, 4 स्टेजेज हैं, 4 फेज है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग, यहां से इसको क्लियर कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज पहला ये बिगिनिंग हो गया और ये 3 से 5 दिन के लगभग चलता है। एक्सेप्शनल कंडीशन अलग है, कॉमनली 3 से 5 दिन चला। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग through the vagina of the female body, blood, mucus and the damaged cell of the endometrium. Next one, that is the follicular phase. Follicular phase इस टर्म के नाम पर है कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और मैक्सिमम डेवलपमेंट कब तक होगा? जब तक इस फेज का एंड हो जाएगा। उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन होने के बाद नेक्स्ट और लास्ट फेज ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज है। ल्यूटियल फेज दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द यूटेरस फॉर द कंसीविंग एज वेल एज द डिस्चार्ज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये एंटायर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ एनसीईआरटी ने भी थोड़ा बहुत लिखा है, और ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ थोड़ी सी जानकारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में होनी जरूरी है। एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टर्म्स हैं
इनको हमें समझ लेना होगा। फर्स्ट वन PMS, दैट इज द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है और अप्रोक्सीमेट 90% ऑफ फीमेल के केस में ये पाया जाता है, स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने के पहले, इट मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट होने के पहले कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं और सिम्टम्स जैसे हेडेक, बॉडी, नॉजिया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स, सीवियर कोलिक पेन इंक्लूडिंग, सबसे ज्यादा एक तेज पेट दर्द, कोलिक पेन होता है फीमेल बॉडी में। और जो एक सिम्टम होता है कि उस लेडी का, उस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है। ये एक कॉमन डिसऑर्डर होता है, दैट इज द PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और इस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साथ साथ दूसरा एक टर्म है PCOS, दैट इज द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये रेयर है, इवन अप्रोक्सीमेट 10% फीमेल के केस में ये पाया जाता है। इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवम फॉर्मली डेवलप नहीं हो पाते। बेसिकली ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का केस है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली दैट इज द हार्मोन से रिलेटेड है, हार्मोनल डिसऑर्डर। और इस हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉपरली ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है फीमेल बॉडी में, फीमेल के ओवरी में। इसके साथ जब ये कंडीशन और सीवियर होती है तो सिस्ट के फॉर्मेशन होने लगते हैं ओवरी में, दैट इज नोन एज द PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तीसरा टर्म जो है हमारे लिए इनफर्टिलिटी, केस ऑफ इनफर्टिलिटी। अब इस इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और इसका भी रेशियो लगभग 10% के केस में है फीमेल में। इनफर्टिलिटी में जैसे एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हम लोगों ने बात की, वो भी एक रीजन है। उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब का प्रॉपर फॉर्म में न होना, फैलोपियन ट्यूब में श्रिंकेज न होना, फैमिली से एब्जॉर्ब नहीं होना, ओवम का मल्टीपल रीजन्स हैं। और आपको ये मालूम होगा कि आईवीएफ आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर हो गया है इस इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आर्टिफिशियल मीडियम में कराई जाती है। तो मल्टीपल रीजन्स के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को जब हम बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब बात होगी तो वहां हम इसकी बात करेंगे। इसके अलावा ये दो कंडीशन, एमनोरिया एंड डिस्मेनोरिया, ये दो कंडीशंस हैं। ये सारे इनफर्टिलिटी को छोड़ दिया जाए तो PMS, PCOS, एमनोरिया और डिस्मेनोरिया, इनके सिम्टम्स बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन फंडामेंटल इनमें डिफरेंस है। एमनोरिया दैट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हम जान रहे हैं कि सामान्य अवस्था में एक फीमेल बॉडी में लगभग 28वें दिन, 29वें दिन वेरिएशन है। हो सकता है कि किसी में 35 डेज का हो, तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल कई महीनों तक नहीं स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट साइकिल, दैट्स द कंडीशन ऑफ द एमनोरिया। दूसरी कंडीशन है और लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया दैट इज ऑल्सो द इरेगुलर साइकिलिंग। अब यहां डिस्मेनोरिया के केस में हो सकता है कि वो साइकिल
शॉर्ट स्पैन में ही स्टार्ट हो जाए, एट द 28 डेज, 20 डेज पर शुरू हो गए, कभी कभी पता चला कि 60 डेज पर हो गए। तो दैट इज द इरेगुलर साइकिल। स्पेशली जो स्पोर्ट्स इवेंट से, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई गर्ल्स होती हैं, उनके लिए ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ के लिए, स्पेशली जब फीमेल के फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो फीमेल के फिजिकल हेल्थ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो नेचुरली उनमें रिपोर्ट होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना। इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, फिल्में बन चुकी हैं और एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी है। ओके, तो हम आज की बात यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।